स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। दी गई है आपको 3 स्टेटमेंट्स बताना है, इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं और 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एससीओ के अंडर है, जो कि प्रमोट करता है कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स अगेंस्ट द 3 इविल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो काम करता है एज द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससीओ। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इंडिया तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, ठीक है जी, बाद में इसका मेंबर बना था 2017 में। उसके अलावा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो आपको काफी इजीली पता रहेगा ये कि ये ब्रिक्स का क्या है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ना कि एससीओ की। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या है ये? एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जिसकी स्थापना, जिसकी क्रिएशन अनाउंस की गई थी 15 जून 2001 को, ठीक है जी। ओरिजिनली क्या था, एक शंघाई 5 ग्रुप था, जो कि आपका स्थापना की गई थी उसकी 26 अप्रैल 1996 को, जिसमें आपके 5 मेंबर्स थे। चाइना हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। उसके अलावा जून 2001 में शंघाई चाइना में जो लीडर्स थे आपके चाइना, इन सभी के नेशंस के, उन्होंने साइन की एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर, जिसके चलते एस्टैब्लिशमेंट की गई इस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये लागू किया गया 19 सितंबर 2003 से। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें कि इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर ज्वाइन किया एससीओ एज अ फुल मेंबर्स आपके जून 2017 में, ठीक है जी। अस्ताना कजाकिस्तान में सबमिट हुआ था, वहां पर ही बने थे। उसके अलावा जो आपका रैट्स के बारे में बात बताई गई थी, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूएनएससी से रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो इंडिया ने अज्यूम की है इसकी प्रेसिडेंसी ओनली वंस। सेकंड में कह रहे हैं जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है अमंग ऑल द 15 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी एवरी 6 मंथ। और थर्ड में कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का। तो ये अब आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर इंडिया ने अज्यूम की है यूएनएससी की प्रेसिडेंसी। उसके अलावा बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। किस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात यूएनएससी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? एक वन ऑफ द 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी वहां पर इंश्योर करनी है। रिकमेंड करने हैं कि जो न्यू यूएन मेंबर्स आपके जनरल असेंबली में एडमिट किए जाएंगे, उनकी एडमिशन की जाएगी। फिर जो आपकी यूएन चार्टर में अगर कोई चेंजेस तो उन्हें भी अप्रूव करेगा ये। उसके अलावा पावर्स क्या क्या हैं कि पीस कीपिंग ऑपरेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस को एनैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मिलिट्री एक्शन भी ऑथराइज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा यूएनएससी इज द ओनली यूएन बॉडी जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकता है बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑन मेंबर स्टेट्स। किस तरीके के मेंबर्स रहते हैं? 5 परमानेंट रहते हैं, 10 नॉन परमानेंट रहते हैं। हर साल जो आपके 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं यूएनजीए द्वारा 2 साल के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा इंडिया ने ऑक्यूपाई की है प्रेसिडेंसी यूएनएससी की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 के लिए। उसी के चलते आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया था, और ये पहली बार हुआ था कि ऐसे यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इंडिया ने वहां पर ऑक्यूपाई की हो। उससे पहले काफी बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर इंडिया मेंबर रह चुका है। तो यही चीजें आपसे पूछी भी गई थी, वही चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। इन नोट्स को अपने डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है रिकैप के बारे में। आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है अंडर यूनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। सेकंड में कह रहे हैं ये एम करता है कि प्रिवेंट करनी है मैरीटाइम पायरेसी एंड रॉबरी अक्रॉस द ग्लोब। और थर्ड में कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी
कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। पहली बात, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट तो है, बट यूनक्लॉस के अंडर ये एग्रीमेंट नहीं है। उसके अलावा ये अक्रॉस द ग्लोब पे काम नहीं करेगा, ये आपका एशिया रीजन में ही काम करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ऑलरेडी ही इस एग्रीमेंट की पार्टी बन चुकी है। डिस्कस कर लेते हैं कि रिकैप के बारे में क्या है इसकी फुल फॉर्म, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट द शिप्स, जो कि आपके एशिया रीजन में रहेंगी, ठीक है जी। लॉन्च किया गया था नवंबर 2006 को। 14 एशियन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जिसमें आपकी नॉर्थ, साउथ ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड थी। अभी इसकी 21 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जिसमें आपका यूरोप से नॉर्वे हो गया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी सभी इंक्लूडेड हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। उसके अलावा पहला हम कह सकते हैं इस तरीके का रीजनल ट्रेड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट यहां पर रखा गया, जिसके चलते आपके एशिया रीजन में जो पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी इतनी ज्यादा होती हैं, उन्हें यहां पर उसके अगेंस्ट यहां पर काम करेगा। और इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, जो इंडियन कोस्टल गार्ड है वो उन्हें डेजिग्नेट किया गया है कि वो रिकैप में बेसिकली इंडिया को वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी, इंडिया की तरफ से वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियरली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया ने यहां पर मेजर डिफीट दी है चाइना को, कि जब हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं कोस्ट गार्ड के, उनका इलेक्शन किया गया एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट द शिप्स इन एशिया। तो ये रीकैप के यहां पर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से जो हमारे कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्हें वहां पर अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको पता होना जरूरी है इस तरीके की इंफॉर्मेशन का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ से रिलेटेड अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि इट ब्रिंग्स टुगेदर द गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, जो कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे मेंबर स्टेट्स के, ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं इंडिया फाउंडर मेंबर है आईएलओ का। और थर्ड में कह रहे हैं इट वाज क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। तो यहां पर अब आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं क्या है आपका आईएलओ। क्रिएशन की गई थी 1919 में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इंडिया फाउंडिंग मेंबर आपका बन चुका था जब इसका एग्जिस्टेंस में आया था। एट प्रेजेंट 187 मेंबर्स हैं। यूनिक फीचर क्या है, ट्राइपैटाइट जो इसका करेक्टर है, कि यहां पर गवर्नमेंट भी रहेगी और उसे एसोसिएट किया जाएगा बाकी 2 सोशल पार्टनर्स के साथ, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। उसके अलावा अगर हम बात करें कोई कौन से 3 ऑर्गन्स हैं जो कि आईएलओ के काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आ गया जो कि आपकी जनरल असेंबली है आईएलओ की। फिर गवर्निंग बॉडी क्या आती है यहाँ पर आपकी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द आईएलओ। फिर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑफिस आता है। तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और उसके अलावा कि ये सभी जितने भी आपका काम रहेगा ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्निंग बॉडी, ये जो आपके रीजनल कॉन्फ्रेंसेज होंगी, रीजनल एडवाइजरी कमेटी होंगी, सभी इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स, इससे रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कह रहे हैं आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, कि प्रोहिबिशन करनी है ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। सेकंड में कह रहे हैं जो इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उन्हें सिलेक्ट किया गया है एज द नेक्स्ट ऑडिटर ऑफ द ओपीसीडब्ल्यू रिसेंटली। तो ये अब आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, करंट अफेयर बेस्ड आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको पता होना जरूरी है कि किसकी अपॉइंटमेंट की गई है। इंडिया से की भी गई है तो किसकी की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हुई, सेकंड में बिल्कुल करेक्टली आपका करंट अफेयर का फैक्ट सही से बताया गया है। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड द इंप्लीमेंटिंग बॉडी है आपकी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की, ठीक है जी। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997, उसके आधार पर ही इसे यहां पर स्थापित भी किया गया था। और यहां पर इनका काम क्या है कि ऑथराइजेशन किस चीज की दी है, कि इंस्पेक्शन ये कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि जो सिग्नेटरीज हैं कन्वेंशन के, कि क्या वो उन कन्वेंशंस की रेगुलेशंस और रूल्स के आधार पर काम कर रहे हैं नहीं, उसे वहां पर जज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंडिया आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है। उसके अलावा जो हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ओपीसीडब्ल्यू रिसेंटली, ठीक है जी। करंटली 193 मेंबर स्टेट्स हैं। कहां पर हैं, हेग नीदरलैंड्स में इनका हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट हुई थी 1992 में,
उसी के चलते आपका ये अडॉप्ट की गई थी वहां पे कन्वेंशन, जो कि 1997 से लागू की गई थी। ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल था, किसी भी प्रकार के जो आपके केमिकल वेपन्स हैं उन्हें एलिमिनेट करने की बात की गई है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है कि किसी की नई पोस्टिंग की जा रही है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो वहां पर आप आंसर कर सकें। तो ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने का हमारा पर्पस यही है कि आपको वो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की जा सके। तो यही थे आज के 5 क्वेश्चंस। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो उससे घबराना नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता लग गया कि कौन कौन सी चीजें आपकी गलत हो सकती हैं। जरूरी चीज क्या है यहां पर कि जो चीज आपकी गलत हुई है उसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो इस पूरी प्रोसेस का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहेगा। उसको लिखना जरूरी है ताकि जब आप दोबारा उसे पढ़ें तो आपको ध्यान आए कि जी हाँ, उस टाइम मैंने गलत समझा था इसको और ये इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, कल के बारे में बात करें, एनवायरमेंट का सेशन रहेगा जहां पर एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपके एक्ट्स और लेजिस्लेशंस हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।